एवरीवन, और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, दैट इज द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। और आज का टॉपिक है हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इससे कुछ मेरिट्स देखेंगे, कुछ हमारे लोग इसके डीमेरिट्स देखेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा सिर्फ टॉपिक के नाम में है पब्लिक डिपॉजिट, दैट मींस टू से अ कंपनी यूज्ड टू गेट द फंड फ्रॉम द पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक। ठीक है, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिस्ट्री में, दैट इज द सहारा ग्रुप। ठीक है, सहारा ग्रुप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, या नहीं भी नाम सुना है तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। या जो लोग क्रिकेट प्रेमी बहुत हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, तो देखा होगा कि कुछ टाइम पहले, आज से 7-8-10 साल पहले, यहाँ पे जो स्पॉन्सर्स थे क्रिकेट इंडियन टीम की, तो वो सहारा थे। ठीक है, तो जो उसी सहारा ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की थी, वही किया था कि भैया जो बहुत ही छोटे तबके के, जो बहुत ही गरीब इंसान लोग थे, वो भी कुछ पैसे बचाते हैं। एक रिक्शे वाला भी अगर दिन में मान लीजिए 500 रुपए कमाता है, तो अगर वो 300 रुपया खर्च कर देता है रोज का, तो फिर तभी वो 150-200 रुपए बचाता है। हम कहते हैं 100 रुपए बचाता है दिन का। ठीक है, तो लोग अगर 100 रुपए दिन का बचा रहे हैं, तो नॉर्मल उनके पास महीने में कितना बचा रहे हैं, वो 3000 बचा रहे हैं, मोटा मोटा हिसाब लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारे ग्रुप ने उन्हीं लोगों का एक फायदा लिया और वहां पे एक कम्युनिटी बनाई। जितने भी छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स थे, बहुत छोटे छोटे, उनको एक चीज एक जगह पे लेकर के आए। अब चीजें तो वही होगी ना कि भैया 100 रुपए की अकेले कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वही 100 रुपए, अगर वही 100 लोग एक साथ एक ही जगह पे जमा करें, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल सेम सहारा ग्रुप ने यही किया। ठीक है, तो उसने जितना भी पैसा था वो उसने पब्लिक डिपॉजिट से लिया। तो ये टॉपिक में ही चल रहा है। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आप जो है पब्लिक से पैसा लेते हैं अपनी कंपनी के नाम पे, कि भैया मेरी ही कंपनी है, ऐसी कंपनी है, ये काम करती है, फला फला एंड फला। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द पब्लिक डिपॉजिट। क्लियर है? जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक एडवर्टाइज निकाल देती है। ठीक है, प्रचार करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, और बहुत जगह पे ऐसे जगह पे वो अपने एडवर्टाइजमेंट करती है जिसको भी हाँ लगता है नहीं यार ये बहुत ही लीगल काम है। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल ले लें, जिससे आपकी जो सहारा हमने क्या बताया, वो क्रिकेट इंडियन जो इंडियन क्रिकेट टीम थी उसको वो स्पॉन्सर कर दी। तो स्पॉन्सर मतलब यार क्रिकेट जो है ना, मतलब इंडिया में एक धर्म है। ठीक है, कि क्रिकेट अगर कोई देख रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो धोनी के बैट को ना देख करके, ऐसा हो नहीं सकता कि वो रोहित के बैट में ना देखे कि उसके बैट में कौन सा स्टिकर लगा हुआ। ठीक है, सब लोग चीज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जब सहारा स्पॉन्सर कर रहा था, तो मतलब सहारा का एक नाम में और एक उपलब्धि जुड़ गई कि भैया हर बहुत सारी चीजों को वो स्पॉन्सर कर रहा था। क्लियर है? तो वहां से उसको जो पब्लिक के जो फंड थे वो आ रहे थे। फिर उसने बहुत सारे अपने जो वो ग्रुप था, उसने बहुत हर जगह पे हाथ मारा, और फिर उसने बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए एंड वाज गेनिंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर है? तो उन छोटे छोटे जो गरीब गरीब इंसान थे उनको भी वो ले रहा था। तो अब होता क्या था, उनसे पैसे तो ले रहे थे वो, लेकिन उसके एवज में उनको वो रिटर्न्स भी दे रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज होती है ना कि भैया उनको जब फंड्स चाहिए, तो ये होता है कि जब उन्होंने उनको प्रमोट करना चालू किया कि भैया आप अपना सारा पैसा ना निकालिए सर, मतलब कि जो भी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना रिटेन अर्निंग, कि जो भी उनको प्रॉफिट मिला है कि उसका कुछ हिस्सा वो वापस से उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आगे जो आने वाले साल है उनको और ज्यादा रिटर्न मिल सकेगा। क्लियर है? सो दिस इज द पब्लिक डिपॉजिट स्कीम। यही होती थी कि भैया आप हमारी कंपनी पैसा लगाइए, हम आपको रिटर्न दे देंगे। जैसा कि सेम एक बैंक में होता है ना कि भैया हम लोग जब पैसा डालते हैं तो हमें कुछ टाइम बाद हमें रिटर्न मिलता है, या हम लोग एफडी करा लेते हैं या आरडी कराते हैं, या आपके सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है। तो सिंपल चीजें वही है। ठीक है, मेरी कंपनी है, हमें आप लोगों से पैसा चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेरी कंपनी में पैसा लगाइए और उसके अगेंस्ट में हम आपको इंटरेस्ट देंगे। सिंपल सीधा फंडा। क्लियर है? पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है? यहाँ पे इसके मेरिट्स क्या है, सिंपलिसिटी है एंड इकोनॉमी है। मतलब सिंपलिसिटी मतलब बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी पेपर वर्क ज्यादा नहीं होता है, और ये आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। इकोनॉमी मतलब कि यहाँ पे हर एक लेवल का बंदा, मैंने बताया ना, एक रिक्शे वाले से लेकर के एक टॉप लेवल का भी आपने इसमें आराम से कर सकते। सहारा में यही होता था। सहारा में तो रिक्शे वाले तभी हमने बहुत ज्यादा बता दी, मतलब जो किसान जिनकी आय मतलब आप समझिए 2-2.5 हजार रुपए होती थी, और वो बहुत कम बचा पाते थे, बहुत ही कम। ठीक है, तो मतलब दिन का अगर वो 20-25 रुपए बचा लेते तो मतलब उनके लिए बहुत होता था। क्लियर है? तो वो पैसा उन्होंने सहारा में इन्वेस्ट करवाया। तो मतलब अब जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो भी सहारा में है, अपर क्लास आदमी है वो भी सहारा में है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है वो भी सहारा में, जो बहुत ही गरीब है वो भी सहारा में है।
क्लियर है। तो कुल मिला के उसका एक सहारा का एक बैंक चल रहा था कि हाँ भैया आप आइए हमारे कंपनी में डिपॉजिट करिए और उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और सहारा का जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ऐसा नहीं कमाया, नहीं बहुत कमाया है, बहुत अच्छा पैसा उन्होंने कवर अप किया है, बहुत रिटर्न उनको अच्छे अच्छे मिले हैं। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हो गई थी कि जो सहारा आप जानते हैं स्ट्रीट, क्लियर। अल्टीमेट्स इससे क्या क्या है, इसका है अनसर्टेनिटी एंड द लिमिटेड फंड्स। अनसर्टेनिटी क्या होता है कि जैसे आप ये समझिए कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट हो और उसको इन्वेस्टर ना मिले, ठीक है। हो सकता है ना कि टाइम का एक फैक्टर होता है कि भैया उसको इस महीने मतलब मान लीजिए इस साल उसको बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसको कहीं से फंड्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का बुरा टाइम चल रहा है तो सब लोगों ने देख लिया है यार कंपनी का तो बुरा टाइम चल रहा है, हम अपने इससे अपने पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि जब पैसे निकाल लेना, जब इकट्ठे ही सब लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा भैया, वो तो कंपनी बंद हो ही जाएगी। नॉर्मल हमारे बैंक के साथ है, बैंक के ये ट्रुथ है कि बैंक के जितने भी जो कस्टमर्स होते हैं, अगर वो एक दिन एक ही समय पे अगर बैंक के सामने लाइन लगा खड़े हो जाए ना कि भैया हमें अपना पैसा चाहिए, तो बैंक वो दिवालिया हो जाएगा, ठीक है, बैंक ही डूब जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए जो होता क्या है कि हम लोग अपना पैसा रखते हैं, हमें मालूम है कि भैया हमारा जो पैसा है वहां पे वो सेफ है, क्लियर है। लिमिटेड फंड्स ड्यू टू जस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज और जितने भी जो लीगल एलिगेशंस वगैरह होते हैं उसके लिए हमारे जो फंड्स होते हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लीगल टर्म्स ऐसे होते हैं जो हम लोग वो चीज उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्लियर है। आई होप कि पब्लिक डिपॉजिट बहुत इजी चैप्टर था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, ठीक है, कि भैया हमें पैसे की रिक्वायरमेंट तो है, ठीक है, एक तो हमारा पब्लिक डिपॉजिट हो गया। अब हम लोग किससे लोन ले सकते हैं, एक हमारा जो भैया इतना रेपुटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे क्या बैंक है, ठीक है। अब बैंक हमारा किस किस फॉर्म में पैसा दे सकता है, किस तरीके से वो हमको फंड्स दे सकता है, ठीक है। तो देयर आर सम सॉर्ट्स ऑफ फंड्स, टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट सॉरी, एंड द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड द ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास टर्म लोन्स। तो टर्म लोन्स क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो नॉर्मल जो लोन हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्म लोन, ठीक है। तो वो जो बैंक होता है अब उसने हमें एक इतना अच्छा कर दिया है सिस्टम अपना, और वैसे भी उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं वो भी उसने थोड़ी सी बहुत कम कर दी हुई हैं। तो नॉर्मल उसमें होता है क्या कि अगर आपने लोन लिया है तो आपको वो एक फिक्स्ड अमाउंट या जो पीरियड होता है उसमें वो देना होता है, चाहे तो आप पूरा इकट्ठे दे सकते हैं लमसम में, या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, क्लियर है। सो दैट इज अ टर्म लोन विच द ऑर्डिनरी और द मिडिल क्लास पर्सन यूज्ड टू टेक लोन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्म लोन। कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आपने सामान लिया है या कुछ भी लिया है तो आप जो है जो बॉरोवर होता है वो बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है जब बॉरोवर के लोन लेता है बैंक से वो उसके अकाउंट में तो आता है लेकिन जब उसके पास में नहीं होता, कैश में नहीं होता है, क्लियर है। सो व्हाट इट डज कि जब भी बॉरोवर जब जितना अमाउंट विड्रॉ करता है, अभी पैसा बैंक के पास है, ठीक है, जितना जो बॉरोवर होता है जब जितना अमाउंट विड्रॉ करेगा तो बैंक जो होता है उतना इंटरेस्ट सिर्फ उसके विड्रॉल वाले अमाउंट में लगाता है, पूरा जो उसने लोन लिया है उस पर नहीं लगाता है, क्लियर है। क्योंकि वो जो पैसा है वो भी बैंक के अकाउंट में ही है, कैश के रूप में उसके पास नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, जितना उसने लिया है बोरो किया है उतने पे वो इंटरेस्ट लगाएगा, ठीक है। एंड बाय द टाइम कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, फिर उसके बाद वो उसको रिटर्न भी कर सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो लोन्स वगैरह है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लोन्स वगैरह को आप लोग बहुत सीरियसली लेना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेता है तो सिंपली होता क्या है, आपकी एक इमेज होती है बैंक में, ठीक है। तो इमेज के साथ मतलब ये होता है कि अगर आप वो लोन बहुत ही टाइमली बैंक में अगर सबमिट करते हैं या अपने ड्यूज क्लियर करते हैं तो आपकी जो क्रेडिट होती है अच्छी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको भविष्य में भी लोन लेने की जरूरत पड़ेगी तो आपको लोन आराम से मिल जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए मतलब अपनी जो क्रेडिट होती है वो हम लोगों को अच्छी रखनी पड़ती है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक बायर है और एक हमारे पास सेलर है, ठीक है। तो होता क्या है, बायर एंड सेलर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं, सेलर है और हमारे पास एक बायर है,
क्लियर है। तो सेलर और बायर है, इसने कुछ सामान बेचा तो सामान इसके पास आ गया। अब भी सेलर जो बायर होता है वो कहता है कि भैया हमारे पास पैसा तो नहीं है और हम आपको ऐसा है 10 दिन बाद दे देंगे या 14 दिन बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, ठीक है। तो होता क्या है, अब यहाँ पे एक इमेज का सवाल आता है। अब सामान तो इन्होंने बेच दिया, इसको सेलर ने बायर को बेच दिया, ठीक है। अब बायर के पास सामान आ गया है, अब उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर ये सामान वापस ले लेगा तो फिर ये बिजनेस कैसे करेगा, तो ये भी नहीं होता। अब उसको ये तो है ना कि चलो पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो बायर्स होते हैं, अब मान लीजिए ऐसे आपको 4-5 बायर मिल गए, 10 बायर मिल गए आपको, जिन्होंने आपको पैसे ही नहीं दिए। अब मान लीजिए उसमें किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर आपको तो धंधा बंद, धंधा चौपट। क्लियर है। तो यहाँ पे चीजें क्या होती है, जो सेलर होता है और जो बायर होता है उसने सामान तो बेचा, क्लियर है, इसने ये भी कहा कि हम आपको 14 दिन बाद पैसे दे देंगे, ठीक है भैया, दे देना। अब होता क्या है, यहाँ पे जो सेलर होता है, सेलर यूज टू इश्यू अ सर्टिफिकेट और द, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एक फॉर्म ही होता है वो। तो होता क्या है, वो इसको देता है, एग्रीमेंट देता है, तो उसमें जो भी कंडीशंस होती है, अगर इसने कहा कि 14 दिन बाद तो 14 दिन लिखा होगा उसमें, उसने कहा 10 दिन बाद तो 10 दिन लिखा होगा। तो उसमें सब कुछ जो होता है वो रिटेन एक फॉर्मेट में होता है, जिसमें कि बायर को उसमें साइन करना होता है अपना, ठीक है। तो ये अकाउंटेबल, फिर यहाँ पे जो बायर होता है वो सेलर के लिए अकाउंटेबल हो जाता है कि हाँ हमने आपका पैसा लिया है और वो पैसा हमें आपको देना है करके, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो बायर है वो डिफॉल्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत बार ऐसे परचून दुकान में होता है ना, अगर आपके घर के अगल बगल जो दुकान वगैरह होगी तो होगा ना कि भैया आपने ले लिया, अरे वो तुम्हारी मम्मी लेके थी, तुमने इतना पैसा नहीं दिया, फिर उतना पैसा नहीं दिया करके। तो वहां पे कभी कभी जो होता है डिफॉल्ट होता है, कि वो जो अकाउंट होता है वो वर्बली होता है, रिटेन फॉर्मेट में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग होती है, बस उसको वो उसने बोल दिया 3 महीने बाद देगा, वो 3 महीने बाद देते, ठीक है। 6 महीने बाद देगा, वो 6 महीने बाद देते, लेकिन उससे वो साइन करा लेता है कि हाँ भैया आपको देना है, यू आर अकाउंटेबल, लायबल है आप, ठीक है, देना है, लेकिन भाग मत जाइएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे वो साइन करता है और फिर जो ड्यू डेट होती है उससे वो पैसे ले लेता है, क्लियर है। बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत ही आराम से समझा है, अच्छा एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। अब आते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है दिस ओवरड्राफ्ट इज जनरली यूज्ड बाय द बिजनेस पर्सन, ठीक है। जितने भी हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो ओवरड्राफ्ट यूज करते हैं। इसका मतलब होता क्या है, ओवरड्राफ्ट जो होता है कभी भी सेविंग अकाउंट में नहीं होता, हमेशा करंट अकाउंट में होता है। बैंक में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक आपका सेविंग अकाउंट, एक आपका करंट अकाउंट। जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो सेविंग करते हैं, उनका सेविंग अकाउंट होता है, और जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस पर्सन का होता है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है whenever the business person is required the extra amount to be paid to someone, ठीक है। मानिए इसको यहां से हम लोग इस एग्जांपल समझते हैं कि एक हमारे पास एक बिजनेसमैन है, ठीक है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है आपके पास जेड एक कोई बिजनेसमैन है। तो हुआ क्या, इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, अब इसको किसी को देना है 12 लाख रुपए, ठीक है। अब अकाउंट में तो 10 ही लाख रुपए है, अभी पैसे कैसे देगा। तो होता क्या है, 10 लाख तो इसके अकाउंट से, और जो 2 लाख है वो किससे, ये ओवरड्राफ्ट कर लेता है, मतलब कि बैंक की तरफ से देता है। तो होता क्या है, बैंक जो है वो जो 2 लाख वो इनके बिहाफ पे देती है, क्लियर है। अब इससे ये होता है क्योंकि इनका जो करंट अकाउंट जिस भी बैंक में होता है उसके जो ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्लियर है। पहला एडवांटेज तो ये होता है। अब होता क्या है कि करंट अकाउंट में जब इसके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तब भी इन्होंने पूरा 12 लाख का पेमेंट उसको कर दिया, तो 2 लाख बैंक ने अपनी तरफ से दिया। अब होता क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि उसको जो बिजनेसमैन होता है उसको वो पैसा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बैंक को रिटर्न करना होता है, क्लियर है। तभी हम लोग वहां पे करंट अकाउंट खोल सकते हैं। करंट अकाउंट मतलब होता है कि भाई आपकी क्रेडिट बैंक में अच्छी चाहिए, ये हम बहुत बार बोलते हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है कि अब जो 2 लाख रुपए है वो इसने शायद 3 महीने बाद 4 महीने बाद उसने बैंक को रिटर्न कर दिया। अब भविष्य में भी अगर कभी कुछ ओवरड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है तो इसको वो बैंक आराम से देता है, क्लियर है। सारी टॉपिक आई थिंक क्लियर होंगे बहुत ही अच्छे से। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।